नाज़रीन, नेतन्याहू को कैंसर है। अभी कुछ घंटों पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि इसको प्रोस्टेट कैंसर है, सर्जरी हो गई है, ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक मेडिकल न्यूज़ नहीं है, ये टाइमिंग है और टाइमिंग को आपने नोट करना है। इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान के खिलाफ सबसे एग्रेसिव पोस्चर में है। 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट में है। पहली बार दहाइयों में ऐसा हुआ है, यानी कि एक साथ 3 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक जगह पर है। और इसी वक्त इजराइल का वॉर टाइम मिनिस्टर जो है वो कैंसर अनाउंस कर रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर का। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? ये सवाल आपके ज़हन में है और इसको रखिएगा, आगे चल की तरह इसकी वजाहत दूंगा आपको मैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? आज दूसरा राउंड होना था अमेरिका और ईरान के बीच में। पाकिस्तान ने मीडिएट किया था पहला राउंड और दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में ही होना था। लेकिन अभी जो है चंद घंटे पहले एक सहाफ़ी है कामरान खान साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं टॉक्स के प्रॉस्पेक्ट्स रैपिडली फेड हो रहे हैं। तेहरान अभी भी रेडी नहीं है अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने के लिए, यानी जो भी इम्कानात है मुज़ाकरात के वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और ईरान तैयार नहीं है अमेरिका से किसी किस्म की नेगोशिएशन करने में, मुज़ाकरात करने में, और वो मिलना ही नहीं चाहता अमेरिकन वफ़द से। अमेरिकन डेलीगेशन आज रात वाशिंगटन से आने वाली थी, लेकिन ईरान ने जो है एक प्री कंडीशन जो पहले भी रखी थी, अब ज़रा और मजबूती से रख दिया दोस्तों, कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये ब्लॉकेड ईरान के साथ कर क्या रहा है। आप देखें कि ईरान ने इतनी मजबूत शर्त पहले कभी नहीं रखी, यानी इतनी मजबूती से, और यूं कह लें कि इतनी बड़ी जिद उसने आज से पहले नहीं की है। अब वो सबसे ज़्यादा जिद कर ही इस बात पर है कि ब्लॉकेड हटाया जाए। ये समझिए, ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका ने हमारी जो चोक किया हुआ है हमारे उस पॉइंट को, तब तक हम निगोशिएशन नहीं करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची वो पाकिस्तान आए, लेकिन वो अमेरिकन से डायरेक्टली इसी वजह से नहीं मिले। ठीक है जी, उसकी वजह एक और भी बताई जाती है कि अगर वो डायरेक्टली मिल लेते बिना ब्लॉकेड हटाए तो ये सिग्नल जाता कि ईरान ने प्रेशर में अपने आप को झुका दिया है, ईरान प्रेशर में झुक गया है, ईरान अपनी पोजीशन जो है वो वीक नहीं दिखाना चाहता। लेकिन यहां पर एक और वजह भी है, और वो वजह बड़ी सीरियस है। ईरान के पास तेल रखने की जगह खत्म हो रही है। ये सुनने में बेशक आपको सिंपल लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है ईरान के लिए। 13 अप्रैल को अमेरिका ने बहरे हुर्मज़ का ब्लॉकेड शुरू किया था। बहरे हुर्मज़ मैं पहले बता चुका हूं क्या है। ये वो जगह है जहां से 20% दुनिया का तेल गुजरता है। ईरान की 90% जो एक्सपोर्ट है, ऑयल एक्सपोर्ट, वो बेसिकली होती है खरक आइलैंड से। ये और वो खरक आइलैंड में जितनी भी ऑयल प्रोडक्शन होती है, जितना भी तेल निकलता है वहां से, वो हुर्मज़ के जरिए बाहर जाता है और वो फिर जाके मंडियों में बिकता है। जब से ब्लॉकेड शुरू हुआ है, ईरान के ऑयल टैंकर्स निकल नहीं पा रहे। निकले हैं, कल मैंने खबर खुद दी थी आपको, 26 ऑयल टैंकर्स निकले, लेकिन ये बहुत कम तादाद है। एक मुल्क जो मिलियंस ऑफ बैरल्स डेली प्रोड्यूस कर रहा है, 25-26 ऑयल टैंकर्स कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब हो क्या रहा है, जो ऑयल वेल्स हैं, जो तेल के कुएं हैं, उनसे तेल का खराज जारी है। तो तेल तो निकल रहा है लेकिन वो कहीं जा नहीं पा रहा है। तो वो कहां जा रहा है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। स्टोरेज टैंक्स में जा रहा है। अब खरक आइलैंड पे जब ब्लॉकेड शुरू हुआ तब लगभग 13 मिलियन बैरल्स की जगह का स्टोरेज था, यानी वहां पे 13 मिलियन बैरल्स जमा हो सकते थे। हर रोज 10 लाख बैरल्स जो है वो तेल निकल रहा है अंदर से, और बाहर जो है वो बहुत थोड़ी मिकदार में जा पा रहा है। अब 13 दिन की कैपेसिटी है ईरान के पास, और आज वो कैपेसिटी खत्म होने वाली है। और फिर दोस्तों है, फिर यहाँ पे नशा आता है। अब आप कहेंगे नशा क्या है? ये वो वाला नशा नहीं है। नाशा बेसिकली एक सुपर टैंकर है, 30 साल पुराना टैंकर है, 1996 में बना था। ये टैंकर क्या होता है? ये बड़े बड़े बहरी जहाज जो ऑयल लेके जाते हैं, इनको सुपर टैंकर्स कहा जाता है। 2 मिलियन बैरल यानी 20 लाख बैरल कैरी करने की इसमें सलाहियत है। ये टैंकर सालों से खरक आइलैंड के पास खाली खड़ा हुआ था। इसको रिटायर कर दिया गया था। जैसे कोई गाड़ी पुरानी हो जाए तो उसे खड़ा कर देते हैं ना, इसे खड़ा कर दिया गया था। ईरान ने इसे वापस एक्टिव किया है। इसे खींच के करग आइलैंड की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है, ताकि वहां से तेल भर के इसको भेजा जाएगा या उसमें तेल भर के रख दिया जाएगा। लेकिन ये इतना पुराना है कि नॉर्मली 1.5 दिन का सफर जो है वो 4 दिन ले रहा है इसके लिए। इसको एक्टिवेट क्यों किया गया? मतलब मेरा मकसद इस टैंकर के बारे में वीडियो बनाना नहीं है, लेकिन इस टैंकर को एक्टिवेट करने से बहुत सी हकीकतें अयां होती हैं। देखो, नाशा जो है वो फ्लोटिंग स्टोरेज बन गया है, एक ऐसा स्टोरेज बॉक्स है जो कि
वो चलता फिरता रहेगा। 2 मिलियन बैरल्स इसमें आप डाल देंगे, लेकिन ये कितने टाइम जो है वो कितना टाइम देगा ईरान को? 48 घंटे, 2 दिन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो कुएं हैं या तो वो ओवरफ्लो करेंगे या उनको बंद करना पड़ेगा, और यहां पे शुरू होती है सीरियस प्रॉब्लम्स। जो ऑयल वेल्स हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपने उसको स्विच ऑन ऑफ कर दिया, पर जब दिल किया आपने स्विच ऑन कर लिया उसको। ईरान का जो जनूबी ऑयल फील्ड है, असमारी या बंगिस्तान फॉर्मेशंस, ये बड़े स्पेशल टाइप के रिजर्वॉयर्स हैं। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स दुनिया की सबसे क्रेडिबल ऑयल टेक्निकल बॉडी है, उनका एक लिटरेचर है, वो ये बताता है कि जब आप इन कुओं को लंबे टाइम के लिए बंद करते हैं तो 4 चीजें होती हैं। एक, पानी नीचे से ऊपर आके जो है वो ऑयल की जगह ले लेता है, पानी नीचे से ऊपर आके तेल की जगह ले लेता है। 2, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इसके पाइपों में फंस जाते हैं, थ्रोट्स में फंस जाते हैं। 3, फॉर्मेशन कंप्रेस हो जाता है प्रेशर चेंज से, यानी जो उसका फॉर्मेशन, उसकी जो साख्त है तेल की, वो तब्दील हो जाती है। नंबर 4, क्ले स्वेल कर जाती है केमिकल चेंजेस से। क्ले कहते हैं ये जो गारा बन जाता है, इसी तेल का पाइप्स के अंदर गारा बन जाता है अगर ये कुएं बंद कर दिया जाए। अब ये सब परमानेंट डैमेजेस हैं, यानी ये वो डैमेजेस हैं जो इरिवर्सिबल नहीं है, इनको वापस नहीं किया जा सकता। ये एक दफा हो गया तो हो गया। एक्सपर्ट्स जो हैं वो अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ये ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहती है, ईरान 3 से 5 लाख बैरल्स पर डे की कैपेसिटी परमानेंटली हमेशा के लिए खो सकता है। मतलब ब्लॉकेड हटने के बाद भी वो प्रोडक्शन वापस नहीं आएगी ईरान की। ये ईरान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसलिए ईरान कह रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ फिर बात होगी, क्योंकि हर दिन जो गुजर रहा है ईरान का परमानेंट नुकसान हो रहा है। और यहां पे एक एनालिस्ट ने लिखा है कि ये लाइन याद रखिए, वो कहता है कि नाशा स्ट्रैटेजी नहीं है, नाशा वो है जो आप तब करते हैं जब आपकी स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है। जब एक मुल्क के पास दुनिया के तीसरे बड़े सबसे ऑयल रिजर्व्स हों और वो 30 साल पुराना रिटायर्ड टैंकर एक्टिवेट करे सिर्फ 48 घंटे का टाइम बाय करने के लिए, इसका मतलब है कि शॉक अब्जॉर्ब करने के सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। मार्केट सीज फायर प्राइस कर रही है, पेंटागन 6 महीने की जो माइन क्लियरेंस है वो प्राइस कर रही है। ईरान ने पर्शियन गल्फ से एक लाश निकाली है और उससे वो 2 दिन मैनेज कर रहा है। जो रिजर्वॉयर्स हैं वो निगोशिएट नहीं हो पा रहे। अब यहां पे मसला ये है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा मसला, बमबारी से बड़ा मसला जो है वो ब्लॉकेड बन गया है। अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटता और उसको कुएं बंद करने पड़ जाते हैं तो वो नुकसान होगा जो परमानेंट होगा। अब अमेरिका की तरफ देखते हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडिल ईस्ट में, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 15,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सोनल। यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद ये अनाउंस किया है कि डेकेड्स में, दहाइयों में पहली बार 3 कैरियर्स एक साथ, और फिर पेंटागन ने कहा है यूएस मिलिट्री ईरान में कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए तैयार है उस स्केल पे जो अभी तक किसी ने देखा नहीं है। इसमें वो सब कुछ भी, यानी वो सब कुछ हम डिग्रेड और डिस्ट्रॉय करना शामिल है जो ईरान के पास है। बहरे हुर्मुज़ से, जिस चीज से वो बहरे हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है, हम ईरान के उस निजाम को भी हिट करेंगे। रडार, कम्युनिकेशन, म्यूनिशंस, माइंस, बोट्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हम सब तबाह करेंगे। और ये थ्रेटनिंग ये अनाउंस किया उन्होंने। अमेरिका कह रहा है कि अब हम रेडी हैं। ईरान क्या कह रहा है दोस्तों? गलीबाफ के करीब जो सोर्सेज हैं उन्होंने एक खबर दी है, जो बाकर गलीबाफ है, वो कहते हैं यूएस एंड इजराइल की फोर्स जो है वो कंसंट्रेशन ईरान के इर्द गिर्द मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा चुकी है। कंसंट्रेशन कहते हैं घेराव। अमरीकी और इजरायली फोर्सेस ने ईरान का घेराव जो है वो मैक्सिमम कर लिया हुआ है। और अमेरिका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए इंटेंसिव सरप्राइज अटैक लॉन्च होगा एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए। ईरान, आगे गलीबाफ कहते हैं कि ईरान भी तैयार है। मैं अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं ईरान की तैयारी के बारे में। वो कहते हैं ईरान इमीडिएटली उसी वक्त जवाब देगा और ऐसे वेपन से जवाब देगा जो आपकी उम्मीद से ज्यादा तबाहकुन होंगे। समझ रहे हैं आप? अब दोनों तरफ एस्केलेशन की बात हो रही है, लेकिन यहां पर एक और एंगल भी है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, इन्होंने अपने एलाइज को, अपने इत्तेहादियों को पब्लिकली कॉल आउट करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं फ्री राइडिंग का वक्त खत्म हुआ चाहता है, यानी मुफ्त का कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका और फ्री वर्ल्ड को ऐसे एलायंस चाहिए हैं जो केपेबल हो, जो लायक हो, जो लॉयल हो, वफादार हो, और समझें कि अलायंस वन वे स्ट्रीट नहीं होती है। जो इत्तेहाद होता है वो एक जग तरफा नहीं होता, आपको भी कुछ देना पड़ता है। ये स्टेटमेंट क्यों आई है? अब जरा सोचिए इसके पीछे। क्योंकि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से सपोर्ट मांग मांग के थक गया और मिल नहीं रहा।
ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने इत्तेहादियों को पब्लिकली बुलाया कि भाई साथ चलो हमारे, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। ना ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो इलाके हैं, जापान, कोई भी उस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा जो जैसे अमेरिका चाहता है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि ये मेस, ये बखेड़ा अमेरिका और इजराइल ने खुद क्रिएट किया है और इस मेस का कोई सोल्यूशन नहीं है सिर्फ सिवाय एस्केलेशन के, सिवाय जंग के बढ़ाने के। तो पिक्चर क्या बन रही है? ईरान इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल हो रहा है, ऑयल स्टोरेजेस खत्म हो रही हैं, कुएं बंद हो सकते हैं, परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसीलिए वो निगोशिएट करने से पहले ब्लॉकेड हटवाना चाहता है क्योंकि हर दिन उसका नुकसान हो रहा है। अमेरिका मिलिटरीली रेडी है, 3 कैरियर्स उसके वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंच चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, फुल अटैक कैपेसिटी, लेकिन डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है। अगर आप देखें सिफारती सतह पे अमेरिका तनहा है, उसके इत्तेहादी उसका साथ नहीं दे रहे। इजराइल जिसका प्राइम मिनिस्टर कैंसर अनाउंस कर रहा है, वॉर टाइम लीडरशिप अनसर्टन है उसके, यानी कि वो खुद लग रहा है, वो कह तो रहा है कि मैंने ट्रीटमेंट करवा ली है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कैंसर, और वो भी प्रोस्टेट कैंसर है, बहुत मुश्किल है कि प्रोस्टेट कैंसर वाला मर्द बच जाए, तो उस कैंसर का वो शिकार है। अब वो खुद देखने लग गए कि क्या लीडरशिप हमारी हमें लीड कर सकती है कि नहीं कर सकती, और बीच में पाकिस्तान है जो मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक बात याद रखिए, रॉयटर्स ने एनालाइज किया और उसने लिखा कि ईरान के पास ऑप्शंस कम हैं, लेकिन जब एक कंट्री के पास ऑप्शंस कम हो वो ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। नाशा टैंकर जो एक्टिवेट हुआ है उसकी इमेजरी सैटेलाइट पे दिख रही है, लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ट्रैक उसको कर रही है, दुनिया देख रही है। ईरान अपनी डेस्परेशन छुपा नहीं पाया, लेकिन अमेरिका अपना जो आइसोलेशन है, जो तन्हापन है, जो तन्हाई है अमेरिका की, वो भी नहीं छुपा पा रहा। दोनों तरफ से ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ होगा, ऑब्वियसली कुछ होगा, सवाल ये है कि क्या होगा, कब होगा और कितना डेविस्टेटिंग, कितना तबाहकुन होगा। तो कमेंट में बताइए आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या जंग होगी? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों का सिर्फ कमेंट नहीं होता, वो आपका तज्जिया होता है जिसको मैं अपने व्लॉग्स में शामिल करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का तज्जिया सुन के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं और आप चाहते हैं मुझसे लाइव कॉल्स पर आपकी गुफ्तगू हो, आप और मैं लाइव कॉल से बात करें, तो सिर्फ फॉलो नहीं करना अपने फेसबुक पेज को, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।